ब्रिटेन बट रहा है। लंदन में जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। कभी इसी ब्रिटेन ने भारत को बांटने की खूब साजिशें की, बांटा भी। आज वही ब्रिटेन जैसे टूट रहा है, फूट रहा है। ये आपने कल तस्वीरों में भी देखा। लंदन के अंदर लाखों लोग जमा हुए कि अवैध शरणार्थियों को भारत अब यूके में घुसने ना दिया जाए, सबको बाहर निकाला जाए। अब आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने भी इसी खबर के हवाले से ब्रिटेन पर करारा प्रहार भी किया और भारत को लेकर के एक बड़ी बात कह दी। ब्रिटेन के मौजूदा हालात पर मोहन भागवत ने तंज कसा और कहा कि भारत ने सबकी भविष्यवाणियां झूठी साबित कर दी। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल, बड़ा उनका फेमस वाक्य है, उस वक्त उन्होंने कहा था कि भारत आजाद होगा तो टिक नहीं पाएगा, टूट जाएगा, बट जाएगा। भारत आजादी के बाद नहीं चल पाएगा। मोहन भागवत ने कहा कि उल्टा अब इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ गया है, भारत कभी नहीं बटेगा। और जो बट गया था, यह इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा जो बट गया था उसे भी हम मिला लेंगे। इसका मतलब क्या है? अखंड भारत की जो परिकल्पना है, क्या वो उसकी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, ये सब जो है सब हिंदुस्तानी है और ये दोबारा कभी भारत हो सकता है? सब आपको बता दें कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ लंदन में गदर मचा हुआ है। कल सेंट्रल लंदन में 1.5 लाख लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए थे और उस वक्त वो मांग कर रहे थे कि सारे अवैध शरणार्थियों को बाहर भेजा जाए, हमारे बॉर्डर सील किए जाएं। ये हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए हम पर आघात किया जा रहा है और एक दिन जो है मूल निवासी जो है इंग्लैंड के, वो कम हो जाएंगे और ये प्रवासी जो लोग बाहर से आ रहे हैं, खास तौर पर मुस्लिम देशों से, ये लोग हम पर कब्जा कर लेंगे। तो कल खूब हंगामा वहाँ हुआ, हजारों पुलिस वाले वहाँ पर लगाने पड़े थे। इसी बात को उठा करके मोहन भागवत ने ये बात कही है, सुनाता हूँ। सबकी भविष्यवाणियां झूठी कराकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे तो बट जाओगे, नहीं हुआ। इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है। हम नहीं बटेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। कभी बट गए थे, वो भी हम मिला लेंगे फिर से। क्योंकि ये जीवन विद्या हमारे पास है और जीवन विद्या हमारे पूर्वजों ने दी। वो जीवन विद्या नित्य हमको सिखाने वाले हमारे साथ है। व्यक्ति भी है, तपस्वी महात्मा भी है, हमारी प्रकृति है, हमारे पहाड़ है, हमारी नदियां है, हमारे पत्थर है, हमारे पेड़ है, हमारे पशु पक्षी है। अब जो संघ प्रमुख ने कहा कि हम बटेंगे नहीं और चर्चिल की भविष्यवाणी भी हमने गलत सिद्ध कर दी, इतना तो ठीक है और भी बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा हम आगे बढ़ेंगे, ये भी ठीक है। फिर कहा जो बट गया था उसको भी हम मिला लेंगे। अब जरा इस पर बात करनी चाहिए। त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं? वो एक दिन पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान हो जाएगा? नहीं, देखिए उसकी नियत ही तो यही है। मुझे लगता है मोहन जी जो कह रहे हैं इससे तो हर कोई इत्तेफाक रखेगा, उससे हर कोई सहमति जताएगा। उसके पीछे वजह बड़ी साफ है। दुनिया में कोई भी हिस्सा अगर देश की शक्ल लेता है, स्टेट की शक्ल लेता है, तो उसकी कोई बुनियाद होनी चाहिए। पाकिस्तान की कोई बुनियाद नहीं। पाकिस्तान की एकमात्र बुनियाद ये थी, बहुत लोग कहते हैं मुस्लिम के आधार पर बट गया, मुसलमानों का देश एक चाहिए था। मुसलमानों को दुनिया में बहुत देश थे भाई। जिन्ना की और जवाहरलाल नेहरू की महत्वाकांक्षा की शिकार उसकी वजह से वो बन गया। अगर जिन्ना को लगता कि नहीं यहां हमारी ताकत रहेगी, और जिन्ना तो कांग्रेस का आदमी था ना, जिन्ना भी तो कांग्रेसी था, लेकिन एक समय उसको लगा कि अरे उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, नेहरू जी की जो अपनी कोटरी है वो उनको धीरे धीरे किनारे कर रही है। फिर उसको लगा कि अलग अलग राज्यों में कुछ मिलेगा, वहां भी कांग्रेस उनको हिस्सा देना बंद कर दी। ये मैं गलत सही के तौर पर नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतिहास के तथ्य रख रहा हूं। जिन्ना को लगा अब क्या करना चाहिए, तो जिन्ना ने दंगे करवा दिए। जिन्ना ने पंजाब में, जिन्ना ने जहां जहां मुसलमान थे वहां दंगे करा दिए। और नेहरू जी उस वक्त शायद और आयरन हैंड की जरूरत थी, कठोर निर्णय लेने की जरूरत थी, वो नहीं हो पाया। गांधी जी दुखी थे बहुत। तो मुझे लगता है कि जिस मुल्क का कोई बुनियाद नहीं है, जब बुनियाद ही नहीं तो कितने दिन तक इमारत रहेगी? क्या ये संघ का लक्ष्य है कि एक दिन पाकिस्तान तक हमारी सीमाएं होंगी? पाकिस्तान के बाहर तो विष्णु पुराण का वो जो श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्य विदक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति, उसके अलावा कुछ है नहीं। संघ क्या, तो मूल यही स्थापना में भाई। संघ तो उसी नक्शे पे चलता है, वही कहता भी है। और अब तो हमारी संसद में वही वाला नक्शा लगा हुआ है, नई वाली संसद। क्या आज के समय में सीमाएं दोबारा से बनाई जा सकती हैं सर? देखिए, सीमाएं दोबारा से बनाना तो थोड़ा अभी मुश्किल लग रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसके बाद अचानक हमको रुकना पड़ा और बात हो रही थी पीओके ले लेंगे। एक किसी ने तो ये भी कहा था कि मोदी जी की सरकार आ गई तो 6 महीने में पीओके ले लेंगे जी। वो सब तो सामने ही है। लेकिन ये जरूर है, हमारे जो वैचारिक पुरखे थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, मेरे कम से कम, वो भारत पाक महासंघ की बात करते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक फेडरेशन हो, जैसे यूरोपियन यूनियन है,
तो भारत पाक महासंघ हो। और आज भी कई लोग इस विचार को लेकर के लगातार संवाद करते हैं, वो करते हैं। तो बांग्लादेश भी हो गया है, भारत पाक बांग्लादेश महासंघ हो, लेकिन वो भी अभी तो व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि सार्क देख लिया क्या हश हुआ, पाकिस्तान में सार्क भी नहीं चल पाया। और पाकिस्तान में जिस तरह की हुकूमत है, जिस तरह का निजाम है, और जिस तरह उसको अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का समर्थन है, खासकर अमेरिका का समर्थन है, चीन का समर्थन है, ऐसे में पाकिस्तान को मिला लेना मुझे लगता है ये अभी फिलहाल तो दुस्वप्न ही है। उतना दूर क्यों दिवा स्वप्न ही है अभी ये। पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान का जो राजा है आसिम मुनीर, उसने क्या क्या भाषण दिया था? ये हिंदू और मुसलमान अलग अलग नेशंस हैं, वैसा कभी एक नहीं हो सकते। वैसा घटिया भाषण तो कभी पाकिस्तान के भी, लेकिन वो पाकिस्तान में रिसीव किया गया ना सर, पाकिस्तान ने उसको रिसीव किया, अच्छे से फील्ड मार्शल बना दिया उसको। तो भाई तो वही मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो ग्रंथि है, भारत विरोधी ग्रंथि, और जिसको वहां के हुक्मरानों ने, चाहे वो डेमोक्रेटिक सरकारें रही हो, चाहे वो सैनिक शासन रहा हो, उन्होंने कूट कूट करके भरा है लोगों कई जगह। समीर जी, कई कार्यक्रमों में हम देखते हैं अखंड भारत का नक्शा होता है। मेरे ख्याल से तो नई संसद में भी लगा हुआ है, संसद में लगा अखंड भारत का नक्शा, जिसमें अफगानिस्तान तक शायद दिखाया गया है। बिल्कुल। ये संघ का क्या घोषित लक्ष्य है भविष्य के लिए? देखिए, मोहन जी का बहुत स्पष्ट कहना है। मोहन जी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भाई सबका डीएनए एक है। जब डीएनए एक है तो फिर सरहदें अलग अलग क्यों हों? सरहदें भी एक होना चाहिए। और अखंड भारत की बात करते तो पहले था ही ना, 1947 के पहले पाकिस्तान था क्या? नहीं था ना। पहले जो भारत था पूरा एक, बाबसी के राजा रजवाड़े उसको एक नहीं रख पाए, मुगल आए तो टूटता चला गया, अंग्रेज आए तो टूटता चला गया। तो अब भारत उस ताकत में पहुंच गया है कि जो भारत बटा है उसको वापस इकट्ठा किया जा सकता है। और जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत की तरफ हम जो बढ़ रहे हैं, कि कहा जाता था कि भारत विकास नहीं करेगा, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो 2047 में विकसित भारत भी बनेंगे। और हो सकता है कि उसके बाद ऐसा समय भी आए कि पूरा जो भारत टूट कर एक अलग देश बने, चाहे वो बर्मा हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो दूसरे बांग्लादेश हो, वो सारा भारत का एक अखंड हिस्सा बने। और भारत की प्रगति को देखकर वो खुद ही कह दे कि भाई भारत इतना, जब 3000 साल पहले, मोहन जी ने कहा कि 3000 साल पहले जब भारत विश्व गुरु था, तो अब जब भारत विश्व गुरु फिर से बनेगा। पाकिस्तान में ऐसे लोग मिल जाते हैं बात करते हुए कि हम हिंदुस्तान में ही होते, तो बिल्कुल वो कहेंगे कि भाई हिंदुस्तान में चले जाएंगे तो हमारे यहाँ मतलब हालत सुधर जाएगी। खबर लगाई जरा IMF वाली। इसके मैं आपको ये बताता हूं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, मोहन जी ने कहा कि जो चला गया उसको भी हम वापस ले लेंगे, लेकिन जो चला गया वो कितना बदल गया है ये भी हमको सोचना पड़ेगा। हर मोर्चे पर पाकिस्तान मार खाता है लेकिन सुधरता नहीं। जो पैसा IMF ने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दिया, और बड़ा विवाद हुआ कि IMF कैसा दे रहा है, उसमें सारे राष्ट्र पैसा देते हैं, हमारा भी पैसा है उसके अंदर, वो पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट को दिया जा रहा है। अब ये देखिए कि वो खर्च कहां पर हो रहा है। शहबाज शरीफ सरकार ने मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर बनाने के लिए भारी भरकम फंड दिया है, जिसको मरकज कहते हैं, जिसको हमने ध्वस्त किया था। भारतीय एयरफोर्स ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान की सरकार अब उसके लिए फंडिंग कर रही है IMF के पैसे से, जो उसको लोन दिया गया है वो अपने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए। भारत की इस पर बड़ा एतराज है और मांग की गई है कि भारत सरकार IMF में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालने के लिए जोर लगाए। ये कांग्रेस ने कहा और बीजेपी ने कहा है कि आतंक का खात्मा मोदी सरकार का संकल्प है और वो होके रहेगा। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान इस ओर चल पड़ा है। क्या हमारे हित में भी है कभी कि पाकिस्तान तक हमारी सरहदें हो जाए? देखिए, पहली बात है कि हिंदुस्तान के लिए, जैसे मोहन जी ने कहा कि हिंदुस्तान को तो कोई नहीं तोड़ सकता, मतलब अखंड है, उसमें कोई जितना हिस्सा हमारा है, न कोई किसी की हिम्मत है इस बारे में सोचने की, ये नहीं करने की। और ये बात करना कि हम जो चला गया उसको ले लेंगे, ये एक इमोशनल तरीके से ठीक बात है, प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल तरीके से ठीक भी नहीं है। और इस तरह की बातों का कोई अब मायने भी बहुत मैं नहीं समझता कि कोई चल रहा है। लेकिन ये सोचना और इसमें कोई सोच के बोल देने में भी कोई बुराई नहीं है कि ठीक है, आपका लक्ष्य हो सकता है कि किस पर काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अभी हमारी ज़रूरत है अखंड भारत में कि जो भारत है वो अखंड रहे। वो तो रहेगा सर, वो है, उसी पर सारा फोकस रखा। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो कोई नहीं कर सकता, तोड़ सकता, लेकिन उसको कैसे विकसित किया जाए। और मोहन जी खासतौर से संघ जिस तरह से 2047 तक एक विकसित भारत का सपना दिख रहा है, हमें उस पर काम ज्यादा, फोकस वहां हो, फोकस वहां पर। पाकिस्तान को मिला लेंगे, एक दिन बांग्लादेश को मिला लेंगे, उसको और उससे कौन सा फायदा हो जाएगा पाकिस्तान को मिलाने से। आगे मैं बढ़ता हूं। आपको अमेरिका में आपको मालूम है एक बड़ा नृशंस हत्याकांड हुआ और भारतीय मूल के एक व्यक्ति की गला काट कर, मतलब धड़ से अलग करके, उनके बीवी बच्चे के सामने एक व्यक्ति ने उनकी निर्मम हत्या की। इनका नाम था चंद्रमौली। सर कर्म कर दिया गया। सर काटने के बाद हत्यारा मार्टिनेज सर को फुटबॉल की तरह ठोकर मारता हुआ भी दिखाई दिया। इस पूरी वारदात से भारतीय समुदाय जो अमेरिका में, वो ही नहीं, यहां भी लोग बड़े सन्न रह गए थे। अब ये कहा जा रहा था क्या ट्रंप इस पर कुछ बोलेंगे। ट्रंप ने इस पर एक बयान जारी किया है, वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि इस घुसपैठिए को अमेरिका किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं
उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ये जो हमलावर था मार्टिनेज, ये कहां का रहने वाला है? क्यूबा का रहने वाला है। ये अमेरिकी नहीं है। ये अवैध तरीके से घुसपैठ करके आया अमेरिका में। इसको ट्रंप ने कहा इलीगल एलियन, और उन्होंने ये बताया कि इसी साल जनवरी या फरवरी में जो उनकी एक एजेंसी है आइस, जो इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ती है और उनको उनके देश में, मूल देश में वापस भेजती है, उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया था, इसी हत्यारे को। लेकिन क्यूबा ने इस व्यक्ति को लेने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि इसका आपराधिक रिकॉर्ड है। तो उन्होंने कहा हम एक अपराधी को अपने देश में वापस नहीं लेंगे, अब आपके देश में चला गया तो आपकी प्रॉब्लम आप जानो। और कुछ देर हिरासत में रखने के बाद इसको छोड़ दिया गया। इसके बहुत बड़े क्रिमिनल रिकॉर्ड थे। सोचिए, जिसका मूल देश उसको वापस ना ले रहा हो, इलीगल आदमी, उसको अमेरिका ने पकड़ा भी और फिर छोड़ भी दिया, और उसके बाद इसने हत्याकांड किया। तो यह कहा है ट्रंप ने कि मैं ये तस्वीरें देखकर हत्याकांड की हिल गया हूं। इसका सारा दोष पूर्व की बाइडेन सरकार को जाता है, जिन्होंने ऐसी नीतियां बनाई कि हमारे यहां इलीगल लोग आकर के घुस गए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हुई। और अब मैं किसी ऐसे इलीगल एलियन क्रिमिनल को अमेरिका में नहीं रहने दूंगा। अब वो इस हत्याकांड का अपने मकसद के लिए उपयोग कर रहे हैं, एजेंडा है उनका। या वही मैं कह रहा हूं, अपने एजेंडे को बढ़ाने के लिए मौका मिल गया उनको ये। बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिको और क्यूबा से बड़ी संख्या में वहां पर जो है लोग मैक्सिको की तो सीमाएं मिली हुई हैं, और क्यूबा का जो अमेरिका का जो फ्लोरिडा कोस्ट है, वहां से क्यूबा का जो डिस्टेंस समंदर पार करके आता है। 90 किलोमीटर, मतलब मामूली है, 90 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स है जो है। तो वहां से लोग तैर करके या छोटी छोटी बोट से निकल जाते हैं और पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में मतलब ये बड़ी समस्या है। जब भी घुसपैठ पे सर, कितनी चौंकाने वाली बात है। इलीगल इमिग्रेंट है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पकड़ा भी गया, छोड़ दिया, छोड़ क्यों दिया ये नहीं समझ में आया। क्योंकि जब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड आपको मिल गया, वो क्यूबा का हज उन्होंने इसलिए छोड़ा होगा कि भाई क्यूबा में अपराध हुए, क्यूबा की सरकार उस पर मुकदमा चलाए और वहाँ सजा दे। क्यूबा ने लेने से मना कर दिया तो डिपोर्ट कर देते, जबरदस्ती डिपोर्ट कर देते। आप हथकड़ी बेड़ी लगा करके तमाम भारतीयों को भेज सकते हो, एक आदमी को आप नहीं भेज सकते थे। भाई आप कितने हिंदुस्तानियों को जो बेचारे उन्होंने कोई क्राइम भी नहीं किया था, खाली नौकरी के चक्कर में गलत तरीके से चले गए थे, उनको तो आपने हथकड़ी बेड़ी लगा के भेज दिया। एक क्रिमिनल को जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसको आप वाकई चौंकाने वाली बात है। और ये इतना, और अब आप उसका ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी होगा जो ऐसे कांड बर्बरता है भाई, बर्बरता है, मार के लेके मतलब मार के फुटबॉल की तरफ सिर। लेकिन ट्रंप ने इसका संज्ञान भी लिया और कहा कि मैं अब इलीगल तरीके से जो लोग आए उन पर कार्रवाई करूंगा। ट्रंप से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको मैं और बता देता हूं। टैरिफ वॉर में भारत और नरेंद्र मोदी से शिकस्त पाने के बाद अब ऐसा लगता है कि ट्रंप के सुरबद्दे ढीले हुए। अब वो भारत के साथ नजदीकियां कुछ और बढ़ाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी को बार बार वो माय गुड फ्रेंड, माय ग्रेट फ्रेंड कहते हैं। मोदी की तारीफ करना, उन्हें ग्रेट लीडर कहना, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री कहना। अब इस सब के बाद वो इंडिया आ भी सकते हैं। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, ट्रंप इसी साल भारत आ सकते हैं। ट्रंप के करीबी और भारत में अमेरिका के अगले राजदूत होने वाले शख्स सर्जियो गौर, उन्होंने यह बयान दिया है। सर्जियो गौर ने कहा है कि इंडियन ट्रिप को लेकर ट्रंप से बातचीत भी हो चुकी है। भारत पर जो ये 50% टैरिफ लगाया, इसके बाद ट्रंप को ये लगा था कि भारत झुकेगा, लेकिन भारत झुका नहीं और मोदी अपने मिशन से पीछे हटे नहीं। उल्टा स्वदेशी का नारा भारत में उन्होंने बुलंद कर दिया है। तो अब बात आगे बढ़ानी थी। ट्रंप ने अभी ये भी कहा कुछ दिनों पहले कि हमारी और भारत की ट्रेड डील जो है उस पर हमारे लोग बात कर रहे हैं और ट्रेड डील जल्द हो जाएगी। अब जब वो यूरोप से कहते हैं कि जो लोग तेल खरीद रहे हैं उन पर 100% टैरिफ लगाओ, तो उसमें भारत का नाम नहीं लेते, अब चाइना का नाम लेते हैं। तो ये सारे इशारे हैं कि ये जितना कुछ बिगाड़ चुके भारत के साथ, उसको कुछ सहेजना भी चाह रहे हैं। और सर्जियो गौर जो भारत के लिए नियुक्त किए गए राजदूत, जो इनके बेहद करीबी हैं, उनका यह कहना कि वो भारत में संभावित दौरे को लेकर बातचीत कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्वाड का समिट होना है इस साल के अंत में, वो भारत को होस्ट करना है। उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, ये 4 देश हैं। तो अभी जापान गए भी थे इसी साल ट्रंप, तो हो सकता है कि वो भारत, पहले खबर आ गई थी कि तय हो गया कि वो नहीं आएंगे जब संबंध बड़े खराब थे। अब फिर सर्जियो गौर का यह कहना है कि नहीं वो आ सकते हैं। तो सर कुछ बदला है अमेरिका में? जब सर्जियो गौर का अपॉइंटमेंट हुआ था तब भी हमने उस दिन भी चर्चा की थी कि ट्रंप के सबसे करीबी लोगों में से हैं, तो उसका भी एक मैसेज होता है। तो मैं सुना बयान ही है सर, मैं सुना दूं एक बार? सर्जियो गौर की बात सुना दीजिए। Our president has a deep friendship with Prime Minister Modi, and that is something that is unique. The president is committed to continual engagement with the Quad. In fact, there's already been talks on a trip for the next Quad meeting.
जी सर, क्लियर बोलो, उन्होंने क्वाड मीटिंग के लिए भारत जाना जा रहे हैं। तो वो, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का और भारत सरकार का दबाव बना है, और ये कि नहीं झुकेंगे, उससे उनको समझ में आया। और वहाँ पर अमेरिका में भी उन पर दबाव बन रहा है कि उसका नुकसान अमेरिका को भी उठाना पड़ रहा है। और जब ये लग गया कि भारत नहीं झुक सकता है, तो फिर एक रास्ता उनको लगता है कि भारत के बिना तो चला नहीं जा सकता ना। तो धीरे धीरे वो बदलते हैं। और सर्जियो गोर के जब अपॉइंटमेंट हुआ था, तब भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि शायद उनको इसी वजह से भेजा गया, एक सीधा कनेक्शन आपको लगेगा कि भाई यू कैन टॉक टू ट्रम्प डायरेक्टली। और जो बात सर्जियो गोर कह रहे हैं वो ट्रम्प कह रहे हैं। कई बार होता है ना, अभी के बयानों से आपको लग रहा है कि क्वाड समिट में ट्रंप आ सकते हैं? ओके। और ये बड़ी बात भी फिर से कह रहा हूं मैं कि टैरिफ का जो कम से कम पेनल्टी वाला हिस्सा है वो जल्दी, और तब तक शायद वो डील भी कुछ एक फर्स्ट फेज उस First phase का हो जाए ट्रेड डील का वो भी पूरा हो जाए। अब देखिए इसमें रशिया का एंगल, भारत और रूस के मजबूत रिश्तों से अमेरिका चिढ़ा हुआ है। क्या दबाव है हम पे? तुम तेल मत खरीदो रूस से, अपनी इतनी दोस्ती रूस से हटाओ, भारत अमेरिका के साथ मिल जाओ। यही तो हम पर दबाव बनाया जा रहा है। ट्रंप को जब पुतिन ने भाव नहीं दिया तो ट्रंप भारत पर दबाव बनाने लगे, लेकिन अब वो भी फेल हो गया। अब इस दोस्ती पर रूस ने भारत को कहा है थैंक यू। रूस के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि इतने दबाव के बावजूद भारत अमेरिका के आगे झुका नहीं, रूस के साथ अपने संबंधों पर अडिग रहा। जबकि पश्चिमी देशों ने हर तरीके की कोशिश करके देख ली, भारत पर भारी भरकम टैरिफ भी लगा दिया, लेकिन ट्रंप मोदी को झुका नहीं पाए। इसके लिए अब विदेश मंत्रालय रूस का भारत को धन्यवाद कह रहा है कि आप हमारे साथ, भारत हमारी दोस्ती पर आप लोग कायम रहे। अब ये इससे कहीं और ना चढ़ जाए ट्रंप त्रिपाठी जी, थैंक यू से भी थैंक यू से ना चढ़ जाए। देखिए ट्रंप साहब हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब गुंजाइश बहुत नहीं है। आप जितना आपको स्ट्रेच करना था, जितना खींचतान करना था, वो सब कर चुके हैं। और अब ये कहना कि इसके ऊपर टैरिफ लगा देंगे, जो वो G7 को, नेटो कंट्रीज को लिख रहे हैं कि भैया 100% टैरिफ कर दो, 50% टैरिफ कर दो, इसका मतलब है कि ट्रंप को पता है कि जहां वो खड़े हैं अब उससे आगे उनकी स्थिति नहीं है। अब और कई देश आकर साथ में मिले, लेकिन क्या दुनिया ऐसे चल पाएगी? इसका जवाब है नहीं। दुनिया में जिस तरह के संघर्ष के अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, उसमें ऑयल को लेकर वैसे ही थोड़ा सा स्टेबलाइज रहे, थोड़ा सा बेहतर रहे, उसके लिए जरूरी है कि रशियन ऑयल काम आता रहे, उसके लिए जरूरी है कि ईरानियन ऑयल काम आता रहे। अब आप एक साथ सारे एवेन्यूज बंद कर देंगे तो फिर आपका ही देश मुश्किल में पड़ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। हां, ट्रंप को यह जरूर है कि किस रास्ते आएंगे। एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर ट्रंप क्वाड में आने वाले हैं तो ट्रेड डील उसके पहले डन हो जाएगी, बाद में नहीं होगी। उसको आगे के लिए नहीं रखा। ट्रेड डील पर कुछ आगे बढ़ेंगे तभी ट्रंप आएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि ट्रेड डील हो जाएगी, एकदम ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी, ट्रेड डील हो और ट्रंप और मोदी एक साथ आकर उसको ट्रेड डील हो और ट्रंप भारत आए, बड़ी अच्छी बात है। अब जरा आपके पड़ोसी देश नेपाल की बात कर लेते हैं, जहां पर अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं सुशीला कार्की, और उनकी सरकार ने थोड़ी देर पहले शपथ ली है। कई और व्यक्ति उसमें शामिल हुए हैं, कुलमान घिसिंग, ओम प्रकाश आर्यल, रामेश्वर खनाल, इन 3 लोगों को कैबिनेट में प्रमुख विभाग दिए गए हैं। राष्ट्रपति भवन में यह समारोह हुआ। अब जो जेनजी आंदोलनकारी थे उनकी निगरानी में सुशीला कार्की अगले 6 महीने कामकाज करेंगी। सोचिए, आंदोलनकारियों की निगरानी में सरकार काम करेगी। और सुशीला कार्की ने यह भी कहा कि मुझे लंबे वक्त तक पद पर रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं 6 महीने से ज्यादा इस पद पर नहीं रहूंगी। जल्दी से जल्दी चुनाव कराएंगे और जो भी लोग नए चुन कराएंगे वो अपनी व्यवस्था बनाएंगे, वो सरकार बनाएंगे। अब ये जो 3 लोग बनाए गए हैं, इसमें से एक व्यक्ति तो नोन है, 2 भारत नेपाल के बाहर ज्यादा उनको नहीं जानते, लेकिन इस पर भी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। क्या ये जो नियुक्तियां हुई हैं ये आंदोलनकारियों से सलाह मशवरे के बाद हुई हैं? खास तौर पर ये जो सुदान गुरुंग का गुट है, जो ये जिन्होंने ये हामी नेपाल NGO बनाया था, और इन लोगों के देखरेख में ये प्रदर्शन शुरू हुए थे, क्या ये दबाव बना रहे हैं? ये पहले ही इन्होंने स्टेटमेंट दिया था बड़ा दबंगई से कि हम गोली भी चलाने से नहीं कतरेंगे, मतलब गोली भी चला सकते हैं, गोली खा भी सकते हैं, जल्दी से जल्दी सुशीला कार्की को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाओ। अब वो तो हो गया। अब समीर जी बताएंगे आपको, मैंने तो कुछ ऐसी खबरें भी पढ़ी कि ये इस मंत्रिमंडल से भी खुश नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से उन्होंने धमकी दी कि भाई जो मंत्री बनाए गए वो बिना हमारी अनुमति से, बिना हमसे पूछे बनाए गए। और ये कहा गया है कि भाई ये जो ओम प्रकाश आर्यल को गृह मंत्रालय और कानून मंत्री बना दिया गया है, वहाँ पर रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री और कुलमान घिसिंग को ऊर्जा मंत्रालय जो दिया गया है, ये हमसे बिना पूछे दिया गया है। तो उन्होंने सीधे सीधे प्रधानमंत्री को धमकी दी कि भाई हम कुर्सी पर बिठा सकते हैं तो रातों रात हम आपको कुर्सी से उतार भी सकते हैं। अच्छा, ये स्पष्ट धमकी दी है और कहा है कि भाई 24 घंटे में अंदर आप फैसले वापस लीजिए और हमसे पूछ के फैसले करेंगे। आपको पूरा फ्री हैंड नहीं दिया गया है, आपको सिर्फ कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। आपके देखरेख में चुनाव होंगे, आप ये मत मानिए कि आप सारे निर्णय। तो अभी आंदोलनकारी एक एक चीज डिसाइड करेंगे, सरकार क्या करेगी? निश्चित रूप से अब जिस तरह से अराजकता में चला गया है देश, भाई जब आंदोलनकारी तय कर रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा,
जब वो ये तय कर सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जब वो ये तय कर सकते हैं कि कौन प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, मंत्रिमंडल में उनकी दखलंदाजी होगी, तो आने वाले समय मुझे लगता है जब तो ये तो बांग्लादेश में भी नहीं हुआ था सर, एक बार अंतरिम प्रधानमंत्री या वो बन गए हेड मोहम्मद यूनुस, तो वही चला और रहे। अभी यहाँ नहीं रुकेंगे, अब आगे ये तय करेंगे कि देश में चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, ये चुनाव से कहेंगे कि किस चुनाव पार्टी को मान्यता देना है किसको नहीं देना है। तो आने वाला समय मुझे लगता है कि नेपाल के लिए और मुश्किल होने वाला है कि जिस तरीके से ये युवा नेता या युवा लड़के या जो आंदोलनकारी जिस तरीके से अपना दबाव बना रहे हैं और सेना चुपचाप सुन रही है, मुझे लग रहा है ज्यादा एक डिस्टर्बिंग है कि भाई सेना को कहीं जाकर स्थिर होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हर मामले में आप उनसे पूछकर तो ये तो बड़ी मुसीबत में फंस गया नेपाल, ऐसा लगता है सबको।